नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन, जिनके हम आंसर कॉन्सेप्ट बेस्ड बताएंगे और बताएंगे कौन से ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन का पीडीएफ हम ड्राइव पर अपलोड कर लेते हैं, उनका लिंक आपको दे देते हैं ताकि आप उसका पीडीएफ भी डाउनलोड करो और कॉन्सेप्ट उनका वीडियो में देखो। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है। पहला है वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, दूसरा है तार्किक सोच विकसित करना, और तीसरा है आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना, और चौथा है प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने के लिए केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदर्शन करना उद्देश्य नहीं होता, तो यही सही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन राइट है। क्योंकि साक्षरता अर्जित करना, वैज्ञानिक समझ प्रत्येक बच्चे में हो, इसलिए कंपलसरी रूप से स्कूली प्रक्रिया में विज्ञान पढ़ाया जाता है। तार्किक सोच विकसित करती है, साइंस और गणित का अप्रोच ही है कि लॉजिकल थिंकिंग विकसित करे। आवश्यक प्रक्रिया कौशल जो जरूरी है प्रोसेसिंग स्किल साइंस में, उनका विकास करे। केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना ही विज्ञान का उद्देश्य नहीं होता, तो फोर्थ ऑप्शन राइट है, नहीं पूछा गया था। अगला सवाल है, विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक। अब रोल प्ले एक टीचिंग मेथड है जिसमें एक्टिविटी बेस्ड कोई भी काम कराया जाता है और उसमें सारे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट और भागीदारी सुनिश्चित हो पाती है। तो विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति बनाने का कारण यह है कि, यानी कहने का मतलब है कि कोई टीचर है और रोल प्ले मेथड यूज करता है, तो उसका कारण क्यों है, क्यों वो ज्यादातर रोल प्ले मेथड यूज करता है। तो पहला ऑप्शन है, यह वास्तविक जीवन में किसी की भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करता है। दूसरा है, यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सही ऑप्शन। यह छात्र की सामाजिक कुशलता को बढ़ावा दे सकती है, और चौथा है, यह अधिगम प्रक्रिया में एकरसता को तोड़ना सुनिश्चित करती है। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर, यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। रोल प्ले, जैसे अब कोई कह दिया जाए कि रोल प्ले तुम्हें सब्जी वाले की तरह सब्जी बेचकर दिखाना है, तो अब भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान होगा, भाषा के चारों कौशल पर पकड़ होगी, सुनने बोलने पढ़ने लिखने, तभी आप सब्जी वाले की तरह बोल पाएंगे। रोल प्ले यानी एक्टिविटी बेस्ड काम हो रहा है, इसमें खुद तुमको उस किरदार में इन्वॉल्व, यानी यहाँ प्रत्येक बच्चे को किरदार सेट कर दिए जाते हैं और उसमें वो किरदार आपको रोल करना पड़ता है। तो सही ऑप्शन है दूसरे क्वेश्चन का दूसरा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मापदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है। अब यहाँ विज्ञान में प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और खोज करना, अन्वेषण करना, ये सब गतिविधियां हैं। तो दीपिका ने कुछ गतिविधियां करवाई है, वो विज्ञान से संबंधित सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है। पहला है सूक्ष्म जीवों पर यूनिट टेस्ट कराना, दूसरा है सामान्य रोगों पर सामूहिक चर्चा, और तीसरा है पर्यावरणीय समस्याओं पर वाद विवाद, और चौथा है ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य। तो यहाँ जो सबसे सही ऑप्शन है, पर्यावरणीय समस्याओं पर वाद विवाद। पर्यावरणीय समस्याएं, हमारे इन्वायरमेंट में हजारों समस्याएं, कहीं महामारी है तो कहीं तूफान है, तो इन पर अगर डिस्कशन होता है तो इसमें खोजबीन भी आएगा, प्रश्न भी आएगा, अन्वेषण भी आएगा। तो ये सबसे अच्छा संतुष्ट करने वाला क्रियाकलाप होगा पर्यावरणीय समस्याओं पर वाद विवाद। वाद विवाद मतलब डिस्कशन बेस्ड इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं उनको डिफाइन करने की बात हो रही, तो थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल है, एनसीएफ यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में अनुशंसा यानी रिकमेंडेशन सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए, यही सही ऑप्शन है। बच्चे का घर का ज्ञान स्कूल के ज्ञान और स्कूल के ज्ञान को जीवन के ज्ञान के साथ
जोड़ने की बात करना ही हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का बेसिक्स है। यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के जो 5 स्तंभ हैं, वो एक स्तंभ ये भी है कि बच्चे को किताबी या सीमित ज्ञान से बाहर उसको नए ज्ञान की तरफ ले जाना, या किताबी ज्ञान से उसको सांसारिक ज्ञान की तरफ ले जाना, ताकि उसकी जो अधिगम प्रक्रिया है वो विस्तृत हो सके। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है पाठ पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। तीसरा है पाठ पुस्तक के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, ये भी रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। चौथा है परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए। तो परीक्षा में विद्यार्थियों का खाली प्रदर्शन नहीं सुधारना है, उनके सीखने की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना है। अगला सवाल हमारे सामने है, गीता कक्षा 8 के छात्रों को मानव नेत्र ह्यूमन आई विषय पढ़ाने के लिए पाठ योजना यानी लेसन प्लान बना रही है। नीचे दिए गए क्रियाकलापों में किसे पाठ योजना में सम्मिलित करने पर पाठ अधिक प्रभावी बन सकता है और छात्रों की संबंधित संकल्पनाओं को अच्छी तरह समझ सकने में सहायता कर सकता है। यह क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है अच्छा गृह कार्य बनाना। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में छात्रों को नोट लिखवाना। तीसरा है छात्रों के क्रियाकलाप और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग करना। चौथा है मानव नेत्र के मॉडल का निदर्शन करना। निदर्शन मतलब डेमोन्स्ट्रेशन यूजिंग मॉडल ऑफ ह्यूमन आई, यानी मानव नेत्रों के मॉडल का निदर्शन करना। तो सही ऑप्शन है थर्ड, कि हमें क्या करना है, एक इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट बनाना है, एक पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग करना है, ताकि मानव नेत्र पर सही डिस्कशन हो और बच्चे समझे। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन राइट है। अगला सवाल है एनसीएफ 2005 की सिफारिश के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। पॉइंट नंबर ए है रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर, यानी यहाँ जो रटने की क्षमता है उसको हतोत्साहित यानी डिमोरलाइज किया गया है, उसको बढ़ावा नहीं दिया गया। तो ये पहला पॉइंट सही लग रहा है। दूसरा है विज्ञान की पाठचर्या के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखना, यानी विज्ञान और दूसरे सब्जेक्ट के बीच में एक बाउंड्री को क्लियर कट बना देना, ताकि साइंस का कोई भी कॉन्सेप्ट दूसरे विषय में ना जाए और दूसरे विषय का कोई भी कॉन्सेप्ट साइंस में ना आए। तो ऐसा नहीं है, हमारी बाउंड्री, कैरिकुलम की बाउंड्री फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। इवन कैरिकुलम ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय के ज्ञान को सीखने में महत्व दे, फायदा पहुंचाए और जुड़ने वाला होना चाहिए। सी पॉइंट है छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर। यह भी बढ़िया बात है कि छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव, यहाँ पर बात आती है कि बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है वो सक्रियता पर आधारित होती। थार्डाइक का लॉ है कि बच्चों के अंदर तत्परता है तो उनका सीखना आसान हो जाएगा। डी पॉइंट है वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषाएं सीखने पर। आगे लिखा है नीचे दिया गया कौन सा युगल उपर्युक्त सही कथनों के समायोजन को निरूपित करता है। पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा ऑप्शन है ए और सी, तीसरा ऑप्शन है सी और डी और चौथा ऑप्शन है बी एंड सी। तो यहाँ जो सही ऑप्शन आपका है ए, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना, और दूसरा पॉइंट है सी, छात्र को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना। यानी ए और सी ऑप्शन सही है, तो इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है, ए एंड सी। अगला सवाल है विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपागमों में से कौन सा उपागम उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मनः स्थिति को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना। देखिए अथॉरिटियन डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित पाठ्यक्रम को समाप्त करना। खाली पाठ्यक्रम समाप्त करना अच्छे शिक्षक की पहचान नहीं है। तीसरा कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, बच्चे वहां सीखते हैं जहां भय का कोई वातावरण ना हो,
जहां वे खुलकर सवाल पूछ पाएं, जहां वे अपनी गलतियां कर पाएं, जहां वे अपनी कमियां बता पाएं और टीचर से वार्तालाप कर पाएं। तो तीसरा ऑप्शन सही है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा है, अधिगम को बढ़ोतरी देने के लिए कठिन प्रश्न पत्र बनाना। कठिन प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि बच्चे वहां सीखते हैं जहां फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट हो, जहां इंक्लूसिव इन्वायरमेंट फैसिलिटी हो, जहां चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को डिफाइन किया गया हो, जहां पर बच्चे को अवसर मिल रहा हो सीखने की प्रक्रियाओं में, जहां बच्चे की रुचि और प्रयासों को ध्यान दिया जा रहा हो, जहां वर्बल या नॉन वर्बल तरीके से पनिश न किया जा रहा हो, जहां डरावना इन्वायरमेंट ना हो। तो ये सब क्या है, सीखने की प्रक्रिया है। पेज नंबर एनसीएफ में जाएंगे और पेज नंबर 90 के आसपास जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा 90-92 नंबर पेज पर, शिक्षकों को अपनी कक्षाओं को ऐसी जगह बना देना चाहिए जहां चलते हुए क्लास के अंदर बच्चे सवाल पूछें, गलतियां करें, टीचर से वार्तालाप करें, अपनी कमियां बताएं और संवाद पर आधारित सीखने की प्रक्रिया को महत्व मिल रहा हो। तो शिक्षक अगर वहां पर, आजकल टीचर क्या करते हैं, क्लास में जाकर साइलेंस कंपलसरी लागू करते हैं। कहते हैं अगर सही उत्तर पता है तभी बोलो, अगर सही उत्तर पता नहीं है तो ना बोलो। अब अगर सही उत्तर पता होता तो बच्चा क्लास में क्यों आता, अपने घर में रहता, अपनी क्लास चलाता। सही उत्तर नहीं पता है इसीलिए वो क्लास आया है, वो जानना चाहता है, आजमाना चाहता है, आधा अधूरा उत्तर कहना चाहता है। लेकिन टीचर क्या करते हैं, इस प्रकार का अवसर बच्चों को देते ही नहीं है, साइलेंस को कंपलसरी क्लास में लागू कर देते हैं, जिससे बच्चों में रिस्क लेने की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी या कुछ नया आजमाने की क्षमता का धीरे धीरे कमी आ जाती है या नुकसान होता है और वो रटने की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। श्रेष्ठता उसी में मानते हैं जिन क्वेश्चन के एज इट इज रटे हुए आंसर उनको पता है। रट लेने से किसी का कुछ नहीं होगा जब तक किसी के अंदर संप्रत्यय पर आधारित कॉन्सेप्ट बेस्ड एनालिसिस और तार्किकता का विकास नहीं होगा। अगला सवाल है, वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की, ब्रैकेट में है, ये चरण उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं, सिफारिश की जाती है। आपको पता है ये टीचिंग मेथड से सवाल पूछा गया है और एक ही टीचिंग मेथड है जो बहुत बार यहां से सवाल आए हैं। ये चाहे आपकी साइकोलॉजी हो, चाहे पैडागोजी के सवाल हो, किसी भी सेगमेंट में खूब ये सवाल पूछा जाता है। तो ये ध्यान रहे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के सारे स्टेप आपको पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि से किसी के लिए, क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की, ये चरण उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं, सिफारिश की जाती है। पहला चरण है परिकल्पना का परीक्षण, दूसरा चरण है बी परिकल्पना बनाना, सी है समस्या की पहचान, डी है आंकड़ों को एकत्र करना और ई है निष्कर्ष निकालना। निम्नलिखित में से इन चरणों का सही क्रम कौन सा होगा? तो आप सब ने अगर टीचिंग मेथड पढ़े होंगे यानी शिक्षण विधियां पढ़ी होंगी तो उसमें एक विधि होगी समस्या समाधान विधि, उसके कुछ चरण होंगे। चरण सबसे पहले समस्या का निर्माण किया जाता है, फिर परिकल्पना बनाई जाती है, फिर सैंपलिंग या डेटा कलेक्शन किया जाता है, फिर डेटा एनालिसिस की जाती है और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हमें जो दिए गए स्टेप का सीक्वेंस करना, तो सबसे पहले समस्या की पहचान सी नंबर आएगा, फिर परिकल्पना बनाना बी नंबर आएगा, फिर आएगा परिकल्पना का परीक्षण ए नंबर आएगा। तो यहाँ जो सीक्वेंस है उसमें आपको सीक्वेंस करना है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है सी बी डी ए ई। सी है समस्या की पहचान, बी है परिकल्पना बनाना, डी है आंकड़ों को एकत्र करना और ई है निष्कर्ष निकालना। तो सीधी सी बात है, ये आपके सीक्वेंस क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आखिरी सवाल है हस्त सिद्धि यानी हैंड ऑन एक्टिविटी, हस्त सिद्धि क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है, नंबर 1 है प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन, दूसरा छात्रों को हर समय व्यक्त करना,
छात्रों को हर समय व्यस्त रखना, और थर्ड है प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, और चौथा है विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। सही ऑप्शन होगा चौथा, यानी विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। विज्ञान की कक्षा में जब छोटे छोटे क्रियाकलाप कराए जाते हैं तो बच्चों से कहा जाता है क्या तुम अपने वातावरण में ऐसी कोई गतिविधि जानते हो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, क्या तुम कोई ऐसा मॉडल बना सकते हो जिसको वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध किया जा सके, प्रूव किया जा सके। तो ये उनको अधिगम को, प्रोजेक्ट वगैरह क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और या प्रोजेक्ट या परियोजना बनाना विज्ञान में अधिगम को विस्तृत करने की प्रक्रिया है। तो ध्यान रहे विज्ञान में ऐसे मौके दिए जाते हैं कि विस्तारित अधिगम के लिए छात्र को अवसर दिए जाए। कई सारी प्रतियोगिताएं हैं या विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराई जाती हैं। तो बच्चों, हमने आपको कुछ सवाल थे साइंस पेडागोजी के जिनको हमने डिस्कस किया है। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो उसका लिंक आपके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां से आप पीडीएफ पेपर भी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लेंगे और डिस्कशन आपके वीडियो में है, देख लेंगे। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जरूर लिखा करो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, जो नए लोग हैं वो बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिले। अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करो, शेयर करो ताकि इसकी रीच बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो और वो लोग भी सफलता के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।